और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या अन्य कोई भी पीसीएस हो, उसमें एक पैटर्न आप देखिएगा कि कुछ स्टेटमेंट्स हमेशा ही गलत होते हैं, बट उनको ऐसा दिखाया जाएगा कि वो स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि काफ़ी क्लोजली कंटेस्टेड वो ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए, ऐसे ही मैंने करीब यहाँ पे आपके सामने 20 क्वेश्चंस को लिया है और ये सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, बट आपको प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा, प्राइमा फेसी ऐसा लगेगा कि ये सही है। इन 20 क्वेश्चन के तहत न सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द के भी जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, आई विल ट्राई टू शेयर दैट। सो without wasting our time, let's start. I am Deepak and you're watching IAS PCS Factory. If you are new, please subscribe so that you can connect with me. देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि इमरजेंसी प्रोविजंस फॉल अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। कि जब केशवानंदा भारती केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेट डाउन किया था और उसमें बहुत सारी चीज़ों को समय समय पे, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप कहें, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी तरह आपको लगेगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, विच इज़ नॉट। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। बस आप अवेयर रहेंगे ना कि ये नहीं है इसका पार्ट, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि नीति आयोग एलोकेट्स फंड्स टू स्टेट्स। आपने सुना होगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो किस स्टेट को कैसे रिसोर्स का एलोकेशन है ये काम करती थी, बट नीति आयोग का ये काम नहीं है। दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस ना। नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में डेवलप किया गया है, राइट। बहुत सारे इंडिसेस निकालता रहता है नीति आयोग, आपने देखा होगा, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फार्मर पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये अगेन दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट आए कि क्या नीति आयोग फंड को एलोकेट करता है? नो, नीति आयोग का काम ये नहीं है। अच्छा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर संघाई में है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि संघाई हेड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नाम से आपको पता होना चाहिए पहले तो संघाई चाइना में है। देखिए, नाम से ही लगेगा और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना में है, राइट। बट आपके पास ऑप्शन या तो बीजिंग होगा या फिर शंघाई होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है बीजिंग क्यों होगा जब संघाई नाम है, तो संघाई ही टिक करते हैं हम, बट रियलिटी में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीजिंग है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान देंगे कि इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अच्छा, चौथा है कि ऑस्ट्रिया इज ए मेंबर ऑफ ओपेक। आपको सही लग सकता है। क्यों आपको सही लग सकता है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का फुल फॉर्म है, तो ओपेक की जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, हेडक्वार्टर वियना में है। तो आपके दिमाग में ये पता होगा, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हो सकता है ओपेक में बहुत सारे मेंबर्स हैं और वियना में इसका हेडक्वार्टर हो सकता है, बट ऑस्ट्रिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक। ये बात सही है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। पहले बता दो, ये सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि नो, बेसिक स्ट्रक्चर इज अ जुडिशियल इनोवेशन। ये कहीं भी संविधान में मेंशन्ड नहीं है किसी भी आर्टिकल में। ये 1973 में केशवानंदा भारती केस, लास्ट ईयर यूपीएससी इन पे पूछ भी चुका था, क्योंकि केशवानंदा भारती पास अवे कर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे अगर दो देश हैं, उन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना है, तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सेटलमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये एग्जीक्यूटिव खुद कर सकता है, इसके लिए किसी सीमा, लेकिन हाँ, अगर सेशन ऑफ टेरिटरी है तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपको 9th अमेंडमेंट याद होगा इंडिया बांग्लादेश के साथ, उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अच्छा, 7th आप क्वेश्चन देखिए कि अर्थ एज अ होल इज एक्यूमुलेटिंग हीट। यू आर स्टडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। आपको लग सकता है एक पल के लिए कि हाँ, लग रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे।
तो ये स्टेटमेंट भी अगेन रॉन्ग है। अर्थ इज नीदर एक्यूमुलेटिंग हीट नॉर लूजिंग हीट, बट ये मेंटेन रखता है अपने टेम्परेचर को, राइट। अच्छा, 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पढ़े होंगे जैसे कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, गवर्नर वाला। तो या फिर अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है कि मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, राइट। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे नहीं बने रहते हैं, बल्कि आपको पता है कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में इनिशियली रेजोल्यूशन लाना पड़ता है और बाद में लोकसभा एग्री करता है उससे, ठीक है। हमारा 9th नंबर जो स्टेटमेंट है वो है कि त्रिपुरा बॉर्डर्स म्यांमार। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ मैपिंग सेक्शन ज्योग्राफी। अच्छा, आपको लग सकता है ना कि त्रिपुरा म्यांमार से बाउंड्री होगा, जैसे आपने देखा होगा कि इधर मान लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा है ऐसे, तो यहाँ अरुणाचल हो गया, फिर नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और यहाँ त्रिपुरा है। आप ध्यान देंगे कि ये जो म्यांमार है ना, ये सिर्फ भारत के 4 स्टेट से ही लगता है, अरुणाचल, नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर और यहाँ पे मिजोरम, न कि त्रिपुरा, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ, त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से। और यहाँ पे हमारा अब 10वां क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एज 6 years। आपको लगेगा कि हाँ भाई, राज्यसभा का तो कार्यकाल 6 साल का ही होता है, और भारतीय संविधान में आपको लग सकता है एक पल के लिए कि भारतीय संविधान ने, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान ने ऐसा तय किया है कि 6 साल कार्यकाल होगा राज्यसभा का। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये तय हुआ है आरपीए 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इनको लीव मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सिंह सभा मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ अकाली मूवमेंट। देखिए, रिवीजन किए हुए बहुत टाइम हो जाता है, और सिंह सभा मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, ये एक ही टाइम पे आपको लगेगा कि थोड़ी सी टाइम का डिफरेंस था, पहले सिंह सभा था, बाद में अकाली था, और दोनों ही सिख रिलीजन से रिलेटेड है, आपको लगेगा। तो ऐसे में आपको लगेगा कि हाँ कोई रिलेशन हो सकता है, बट इन रियलिटी ये दोनों ही सेपरेट मूवमेंट से, एंड द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, 12वां नंबर हमारा प्रश्न है कि आर्टिकल 76 मेंशंस सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कही गई है, बट कहीं भी अटॉर्नी, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए ये लोग होते हैं, बट इनका जिक्र नहीं किया गया है। इनका विदाउट जिक्र किए भी इनकी पोस्ट को क्रिएट किया गया है और ये इनको हेल्प करते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ लग रहा है कि ये भी उसी में होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर या कह लें कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के ये बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। इवन पार्लियामेंट में के दोनों हाउसेस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाकर के बैठ सकते हैं। इवन पार्लियामेंट की कमिटीज में जाकर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। हाँ, वोटिंग का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बने रहते हैं, क्योंकि संविधान में इनका कोई कार्यकाल नहीं दिया गया है। जैसे सीएजी का 6 साल का कार्यकाल है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। देखिए, स्पार्टम दे सकता है कि ये प्रिजर्वेटिव है। ये देखने में आपको ना रिवीजन के अभाव में ऐसा लगेगा कि हाँ हो सकता है ऐसा, मे बी, बट ट्रस्ट मी, ये प्रिजर्वेटिव ना होकर के ये क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर का मीनिंग क्या है? यू ऑल नो दिस फैक्ट, राइट? कितना गुना ज्यादा मीठा होता है ये भी आपको पता होगा। देखिए, आर्टिकल 14 कि भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 years। आपको एक बार प्राइमा फेसी ऐसा लग सकता है कि हाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं नॉर्मली 5 साल के लिए होते हैं, तो ऐसा टर्म दिया होगा। देखिए, ऐसा कोई भी टर्म भारतीय संविधान नहीं देता है, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंने पहले ही आपको बताया कि
प्राइम मिनिस्टर का जो अवधि होता है, कार्यकाल होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से जो जब मन करेगा हटाएंगे। आपको पता है कि कई सारे मोशंस होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं कि इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है कि हायर जीडीपी ग्रोथ विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। पहले चीज कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑलवेज। इस तरह की चीजें जब भी आए ना, आप समझ लीजिए कि वो स्टेटमेंट गलत है। 99% ऑफ द केस में इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट में वो गलत होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जब जीडीपी का ग्रोथ ऊंचा होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी, देखिए डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी के ग्रोथ के फैक्टर का एक ही कारण तो है नहीं कि अगर एम्प्लॉयमेंट में ही ग्रोथ होगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और आपने पढ़ा ही होगा कि अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन हो रहा हो कि कुछ ही लोगों में मतलब पैसे बढ़ रहे हो या कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे बढ़ रहे हो, तो उसका तो एम्प्लॉयमेंट से कोई, इट मे हैव रिलेशन। अगर यही दिया होता कि क्या जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ देखा जा सकता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। यही तो फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना जो आपको समझना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसी की तो बात चल रही है कि हमारे संविधान में जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो भी विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका कोडिफिकेशन कर दिया जाए, क्योंकि इनका मिसयूज होता है। आपको पता होगा कई सारे जर्नलिस्ट पे, जैसे कर्नाटका असेंबली में ये काम हुआ भी था। तो कोडिफिकेशन से क्या होगा ना कि जो जितनी भी वेगनेस है वो खत्म हो जाएगी और क्लैरिटी आएगी, तो कोडिफाइड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं 17 पे कि सम पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दे आर फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा। अच्छा, अब आप क्या सोचने लगेंगे ना कि अच्छा पंजाब और हरियाणा में पीवीटीजी होते होंगे। नहीं, ये तो यहाँ पे सम लिखा हुआ है। अब ये ट्रैप है, यहाँ पे सम जो है, तो आप अगर केवल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की वजह से जाएंगे तो हो सकता है आप सही मार देंगे, बट यहाँ पे आपको नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर लिमिटेशन मेथड्स डू नॉट वर्क, राइट। और हम उसी सीरीज में देख भी रहे हैं। तो यहाँ सम के साथ आप नहीं जाएंगे, यू विल गो विद योर नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इन जगहों पे किसी भी तरह का कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है। जब शेड्यूल ट्राइब ही नहीं है तो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहां से आएंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 18 नंबर है कि कॉरपोरेशन टैक्स इज, सॉरी ऑब्जर्व यहां पे हो गया, सबमर्ज्ड होगा। कॉरपोरेशन टैक्स इज सबमर्ज्ड अंडर जीएसटी। ये कई बार टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है, काइंडली अंडरस्टैंड दिस। कॉरपोरेशन टैक्स इज सबमर्ज्ड अंडर जीएसटी, कि जो कंपनी वाला टैक्स है इसको जीएसटी में ला दिया गया। देखिए यहाँ पे आप अभी आपके दिमाग में क्या चलेगा ना कि हम लिस्ट याद करते हैं कि अच्छा कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में लाया गया, कुछ याद आएगा, कॉरपोरेशन टैक्स याद ही नहीं आएगा। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि कॉरपोरेशन टैक्स जो है इज डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का सबमर्जेंस हुआ है और सेशन सरचार्ज का। तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि जब इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है तो इनका तो सबज्यूम कैसे किया जा सकता है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112। अब आपने सुना होगा कि बजट को प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि अच्छा तो जब बजट को तो प्रस्तुत किया जाता है तो वो तो दिया गया होगा, बट एक्चुअली वहां पे ये जो वर्ड है वो लिखा ही नहीं गया है। और वहां पे कौन सा वर्ड लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टर्म मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं भी आपको संविधान में बजट वर्ड या फिर इकोनॉमिक सर्वे वर्ड पूरे संविधान में आप खोज लेंगे ना, नहीं मिलेगा, राइट। You will not find the word budget and economic survey in the whole of the Indian Constitution. कहीं भी नहीं मिलेगा. And our last question is related to economy and IR, and this is WTO has defined criteria to declare countries as developing country.
कि क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी क्राइटेरिया फिक्स्ड हैं कि इन क्राइटेरिया के आधार पे कोई देश डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश घोषित होगा। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया डब्ल्यूटीओ के पास नहीं है। आपको पता है कि ये लोग सेल्फ डिक्लेयर करते हैं और इसमें परसेप्शन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अमेरिका पिछले साल अंडर द ट्रंप रिजिम सेड कि इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, और उसने अपने कुछ कारण बताए थे। अगर ऐसा कारण फिक्स होता तो अमेरिका ऐसा नहीं कर पाता। सो फ्रेंड्स, we have not only dealt with the 20 questions, but we have also dealt with some of the provisions in and around the question. So I hope कि you will be at least aware on 10th of October and 24th of October in UPSC and UP PCS respectively, and in any other examinations like BPSC, और आप ऐसे questions में तो एटलीस्ट गलती नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी और भी टॉपिक पे you need some help, comment me in the comment section so that I can help you. Thank you very much.